एक महीना गुजर चुका है दोस्तों हमास इसराइल वार को लेकर, और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं और जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। इस एक महीने में काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई, जिसमें सबसे खतरनाक चीज़ डेथ ऑफ सिविलियंस है, फिर चाहे वो इसराइल के हो या फिर फ़लस्तीन के। हमास ने जो किया, बहुत से लोग उसे रिएक्शन बताते हैं 75 ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन का, लेकिन जब सिविलियंस की बात आती है तो मेजॉरिटी लोगों ने उन्हें कंडेम किया, चाहे वो टर्की हो, सऊदी अरबिया हो या फिर खुद फ़लस्तीन के लोग। बट यही चीज़ें जब इसराइल ने की, जब फ़लस्तीनी सिविलियंस को मारा गया, जब हॉस्पिटल्स और स्कूल को तोड़ा गया, तो किसी ने भी उन्हें गलत नहीं कहा। क्यों? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, लाइक मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर यूएस डोमिनेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कब हुई, तो आई एम श्योर कि मेजॉरिटी लोग 7 अक्टूबर कहेंगे, क्योंकि पिछले एक महीने से यही हेडलाइंस है कि 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया इसराइल पर। यह सेंटेंस इतनी बार दोहराया गया कि अब 7 अक्टूबर रेफरेंस पॉइंट बन चुका है। जब भी कोई कहता है कि इसराइल फ़लस्तीन पर कंटिन्यूस जुल्म कर रहा है, तो कहा जाता है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया उतना बुरा इसराइल ने कभी नहीं किया। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि अब क्यों इसराइल इतना बुरा कर रहा है फ़लस्तीनियों पर, तो जवाब आता है कि ये रिजल्ट है जो हमास ने किया 7 अक्टूबर को। यानी अब 7 अक्टूबर एक रेफरेंस पॉइंट बन चुका है, जिसके अराउंड सारी चीजें देखी जा रही है। जब भी कभी किसी प्रो इसराइल मेंबर से बात की जाती है, तो सबसे पहला सवाल 7 अक्टूबर का ही आता है। काफी लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो मीडिया मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। मैनिपुलेशन की एक टेक्निक है जिसे रिपीटेशन मेक्स ट्रुथ कहते हैं, यानी एक चीज को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लगे। इस टेक्निक को मेनली नाजीज यूज करते थे अगेंस्ट ज्यूज, और यही टेक्निक आज फलस्तीनियों के खिलाफ यूज की जा रही है। 7 अक्टूबर हमास के टेरर अटैक को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे फीड किया जा रहा है कि हम इससे पहले के सारे इवेंट्स याद नहीं रखेंगे। हम सब भूल जाएंगे कि इसराइल फलस्तीन को ऑक्यूपाई कर रहा है और वहां पर कंटिन्यूअसली जुल्म कर रहा है। इसी तरह मेक द डेविल लुक लाइक गॉड एंड गॉड लुक लाइक डेविल टेक्निक भी यूज की जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमास एंजल्स है, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, किलिंग ऑफ एनी सिविलियन और नॉन कम्बैट इज प्रोहिबिटेड। कई लोग कहेंगे कि हमास इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, ये इस्लाम को मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ ऑफ वॉर, सबसे पहली चीज जो बैटल में की जाती है वो है कम्बैट्स को नॉन कम्बैट से अलग करना। किसी भी सिविलियन, नॉन कम्बैट, वुमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, हॉस्पिटल या प्लेस ऑफ वर्शिप को अटैक करना प्रोहिबिटेड है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि हमास ने सिविलियंस की जान ली, तो उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा, बल्कि इस्लामिक लॉ को भी नजरअंदाज किया। इसीलिए ऑलमोस्ट हर कंट्री ने हमास को कंडेम किया है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, हिटलर, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल इंसान था, उसने कहा था प्रोपेगेंडा की वजह से एक इंसान जन्नत को जहन्नम समझ सकता है और जहन्नम को जन्नत। और यही आज इसराइल कर रहा है। वो खुद को इतना मासूम दिखा रहा है कि दुनिया इसके साथ सिंपैथाइज कर रही है, और अब जो भी वो स्टेप्स लेगा दे आर जस्टिफाइड। फॉर एग्जाम्पल निकी हेली, उसने कहा कि ये एक जंग है बिटवीन गुड एंड इवल, और अगर इसराइल गुड है तो वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। इसी तरह एक और टेक्निक जो मैनिपुलेशन में यूज की जाती है वो है यूज ऑफ वर्ड्स। ये है पियर्स मॉर्गन, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज रिपोर्टर। ये अपने शोज पर वेरियस तरह की डिबेट्स करता है, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, वेगनिज्म को लेकर या फिर इराक वॉर को लेकर। इसके अलावा उसने इसराइल पैलेस्टीन पर भी काफी डिबेट्स की है। इसने अपने शो में काफी गेस्ट्स को बुलाया, फॉर एग्जांपल मोहम्मद हिजाब, रहमा ज़ैन या बैसम यूसुफ। अब जब इसने मोहम्मद हिजाब को अपने शो में बुलाया, तो उसने इसे इंट्रोड्यूस ऐसे किया। प्रो पैलेस्टीनी कंट्रोवर्शियल। मोहम्मद हिजाब ने इसे इस बात पर डिबेट किया, बट इमेजिन कीजिए अगर वो नहीं करता, तो जो व्यूअर्स होते उनके माइंड में पहले से ही होता कि ये एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, ये जो भी कहेगा फैक्ट्स नहीं होंगे, और इस तरह मोहम्मद हिजाब की बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता। इसी तरह कई और इंसिडेंट्स देखने को मिले जहां वर्ड्स का खेल खेला जाता है, जैसे कि जब इसराइल सिविलियंस की बात आती है तो दे वर किल्ड ऐसा लिखा जाता है, और जब फलस्तीनियों की बात आती है तो दे डाइड लिखा जाता है। Its attack on Israel, it saw 1,400 people killed. Since then, Palestinian officials say that more than 4,000 people have died in Gaza. इसराइली बिल्डिंग्स आर बॉम्ब्ड ऐसा लिखा जाता है, और फलस्तीनी बिल्डिंग्स कोलैप्स ऐसा होता है। जब भी हम डेड या कोलैप्स वर्ड सुनते हैं तो ये काफी नॉर्मल लगते हैं, बट जब हम वर्ड्स लाइक किल्ड, बॉम्ब्ड सुनते हैं
तो हमें पता लगता है कि कुछ गलत हुआ है। और ऐसे ही हमास और फलस्तीनी को सिनोनिमसली यूज किया जाता है और इसी तरह कई वर्ड्स का यूज करके इसराइल की इमेज को अच्छा दिखाया जाता है और फलस्तीन को काफी बुरा। अगर हम वापस आए गुड और इवल पर, तो पुरानी कहावत है कि खुद को अच्छा दिखाने के दो तरीके हैं, या तो खुद कुछ अच्छा करो या दूसरे को बुरा दिखाओ। और इसराइल दूसरा ऑप्शन चुन रहा है, वो फलस्तीनियों को बुरा दिखाना चाहता है एंड इसके लिए वो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का काफी इस्तेमाल कर रहा है। एग्जाम्पल न्यूज द 40 बेबीज beheaded, जिसे काफी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट किया गया। बिलियंस ऑफ लोगों ने इसे देखा और इसे बार बार दिखाया गया। CNN ने ये न्यूज में कहा कि इसराइल स्पोक्सपर्सन ने 40 बेबीज beheaded को कंफर्म किया। The Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated. जो बाइडेन जब इसराइल गए, वहां से आते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया कि उन्होंने बेबीज को beheaded देखा। That I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. अब ये बातें दो सोर्सेज से कंफर्म हुई, जो बाइडेन और इस्राएली स्पोक्सपर्सन। इस खबर के वायरल होते ही एक प्रो इसराइली और एंटी पैलेस्टीनी मूवमेंट स्टार्ट हुई। इसराइल को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कि वो गजा पर बम्बार्डमेंट कर सकता है। वेस्ट बैंक में जहां हमास का कोई कंट्रोल नहीं है, इस न्यूज के कारण कई इसराइली लोगों ने फलस्तीनी बच्चों को मारा। बट फिर ये पता चलता है कि ये तो फेक था। CNN ट्वीट करता है कि इसराइली स्पोक्सपर्सन ने कुछ कंफर्म नहीं किया और इसी तरह व्हाइट हाउस ने भी कहा कि जो बाइडेन ने कुछ नहीं देखा। और इसी तरह AI जनरेटेड पिक्स भी शेयर किए गए, जिन्हें बाद में डिलीट किया गया क्योंकि वो फेक थे। बट अनफॉर्चुनेटली लोग ये चीजें नहीं देखते। लोगों में इतना गुस्सा था कि ये चीजें अब एंटी हमास नहीं थी, बल्कि एंटी पैलेस्टीनी बन चुकी थी। ये है अदनान। कुछ समय पहले इसने फलस्तीन के लिए एक पोस्ट किया था और इस पर उसे काफी नेगेटिव कमेंट्स मिले, क्योंकि अब लोग हमास और फलस्तीन के बीच फर्क भूल चुके थे। लोग भूल चुके थे कि हमास डज नॉट रिप्रेजेंट होल फलस्तीन। वेल, जब इसराइल को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था तो उन्होंने गाजा पर कंटिन्यूअसली बम्बार्डमेंट की। जितने बॉम्ब गाजा पर गिराए गए, उतने तो यूएस ने अफगानिस्तान में भी नहीं गिराए थे। जितना पावरफुल बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया गया था, गाजा में गिराए गए बॉम्ब्स की टोटल पावर उतनी ही है। इस बम्बार्डमेंट से अभी तक लगभग 7000 प्लस लोग मारे गए, जिनमें 3000 प्लस बच्चे हैं। इसके बाद औरतें कितनी होंगी, बूढ़े कितने होंगे, इनोसेंट मर्द कितने होंगे, एंड देन एक्चुअली हमास कितने होंगे। स्टैटिक्स के मुताबिक 70% मरने वाले बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग हैं। और ये इंसिडेंट्स कुछ नए नहीं है फलस्तीन के लिए। हर साल फलस्तीन में हजारों में सिविलियंस और बच्चे मारे जाते हैं। एक स्टैटिक्स के मुताबिक हर 15 मिनट में एक फलस्तीनी बच्चा मारा जाता है। इस ग्राफ को देखिए, ये आपको हर साल मरने वालों के नंबर्स दिखाता है। अब क्योंकि इसराइल अपनी इमेज को साफ रखना जानता है, तो दुनिया उसे सवाल नहीं करेगी। अब रेफरेंस पॉइंट फलस्तीनी बच्चों की डेथ या इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं, बल्कि 7 अक्टूबर है। इस बम्बार्डमेंट के बाद गाजा से जो विजुअल्स आए वो काफी खौफनाक है। पूरे इलाकों को तहस नहस किया गया और बिल्डिंग्स जमीन पर बिखरी पड़ी है। 24 हेल्थ फैकल्टीज को तोड़ा गया, जिसमें काफी हॉस्पिटल्स थे। 23 एम्बुलेंसेस को डैमेज किया गया। और ये चीजें सिर्फ गाजा में नहीं, वेस्ट बैंक में भी हो रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक फलस्तीन में हेल्थ केयर पर 111 अटैक्स हुए, जिसमें 48 गाजा पर और 63 वेस्ट बैंक पर हुए, जहां हमास का कोई कंट्रोल नहीं है। गाजा में हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ही खराब है। गाजा के हॉस्पिटल्स आउट ऑफ फ्यूल है और इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से ही नहीं थी। 133 बेबीज इनक्यूबेटर में है, 1000 से ज्यादा पेशेंट्स डायलिसिस पर है और ऐसे ही कितने लोग लाइफ सपोर्ट पर हो गए। अगर उन तक हेल्प नहीं पहुंची तो उनकी डेथ भी हो सकती है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स फोन टॉर्च से सर्जरीज कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास मेडिसिन नहीं है और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि मेजोरिटी पेशेंट्स बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। लोगों को ये चीजें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसराइल इज गुड एंड गुड कैन डू नो इविल। इसराइल ने गाजा की फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल सप्लाईज को बंद किया है और ये भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्राइम है। बट लॉ किसके लिए है? ये लॉज तब वैलिड होते हैं जब रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है। ये लॉज ना तो यूएस के लिए है और ना ही इसराइल के लिए। जब रशिया ने यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी, फूड, मेडिसिन ब्लॉक की थी तो यूनाइटेड नेशंस ने रशिया को कंडम किया था। Heat, water, electricity for children, for the elderly, for the sick. These are President Putin's new targets. He's hitting them hard. बट जब इसराइल ने किया
तो उसे सपोर्ट किया जा रहा है। यूएस अपनी मिलिट्री शिप्स और पैसे दे रहा है इसराइल को। यूएस ने अप्रोक्सीमेटली $164 बिलियन भेजे हैं इसराइल को। 2023 में $12 बिलियन भेजे हैं। और यही रीजन है कि वेस्टर्न मीडिया प्रो इसराइल है, क्योंकि उन्हें दिखाना होगा कि उनके टैक्सेस जहां जा रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, ताकि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो। वेस्ट की गवर्नमेंट और मीडिया कम्प्लीटली इसराइल के साथ है, बट इन कंट्रीज में प्रो पैलेस्टीनी रैलीज कंडक्ट हो रही है। वैसे सेम इज द केस विद अरब कंट्रीज, वो बस बातें कर रहे हैं। वैसे इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी चेक जरूर कीजिए। कुछ समय पहले ही न्यूज आ रही थी कि इसराइल ने फलस्तीन को वार्न किया कि वो नॉर्दर्न साइड को खाली करे। बहुत सारे लोग तो चले गए, बट मेजॉरिटी लोग अभी भी उन्हीं इलाकों में है, क्योंकि वो अपने घरों को खाली नहीं करना चाहते और इसराइल उन पर कंटिन्यूअसली बम्बार्डमेंट कर रहा है। इसराइल ने ये तक कहा कि जो लोग वहाँ से नहीं चले गए वो भी टेररिस्ट है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कोई कहे कि अपनी स्टेट से निकल जाओ वरना आप टेररिस्ट हो। बट ऐसा भी नहीं है कि फलस्तीनी साउदर्न पार्ट में सेफ है। इसराइल वहाँ पर भी अटैक्स कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस, जो कि पीस कायम करने के लिए बनाया गया था, दुनिया में वॉर्स को रोकने के लिए बनाया गया था, क्यों वो इसराइल को खुली छूट दे रहा है? इसराइल बैनेड आइटम्स लाइक व्हाइट फास्फोरस यूज कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बैनेड आइटम है और उन्हें वॉर में यूज नहीं किया जा सकता। व्हाइट फास्फोरस एक ऐसा डेडली केमिकल है जो स्किन पर होल्स करता है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है उसमें सीवियर पेन स्टार्ट होती है। क्या व्हाइट फास्फोरस को पता है कि कौन सिविलियन है और कौन हमास? नहीं, बट क्योंकि यूएस इसराइल के साथ है तो उन्हें कोई रुकावट नहीं। कुछ समय बाद हम ये बातें भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने कोई और प्रॉब्लम रखी जाएगी। हम ये वैसे ही भूलेंगे जैसे हम नकबा भूल चुके हैं। अगर आपको नकबा के बारे में पता है तो कमेंट्स में आई नो लिखिए। जिन्हें नहीं पता, इसराइल के बनने से पहले ज़ायोनिस्ट्स ने एक आर्मी बनाई और एक प्लान बनाया जिसे प्लान डी कहते हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग फलस्तीनी घरों को जलाया गया, लोगों को मारा गया, विलेज को खाली करवाया गया। और जब यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन पार्टीशन प्लान बनाया तो उन्होंने इसराइल की बुनियाद रखी। जो फलस्तीनी लोग उस वक्त इसराइली स्टेट में थे उन्हें अपने घरों से निकाला गया। वो गांव जो पहले खुश और सबज होते थे अब बस वहाँ आग थी। लगभग 70 लाख फलस्तीनी रिफ्यूजी बन गए और उन्हें वहाँ वापस नहीं आने दिया जाता। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, हर 3 रिफ्यूजीज में एक रिफ्यूजी फलस्तीन का है। फलस्तीनी को अपनी ही जमीन से निकाला गया और वापस नहीं आने दिया जा रहा। यही है नकबा और ये आज तक चल रहा है। ऑलरेडी हम फलस्तीन पर 2 वीडियोस बना चुके हैं, उन्हें भी जरूर चेक कीजिए। अपने इमेज को साफ रखने के लिए अब इसराइल इससे इनकार कर रहा है। वो कहता है कि नकबा तो कभी हुआ ही नहीं और ऐसा पहली बार नहीं है जब हिस्ट्री रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली हमने हॉस्पिटल केस को भी देखा। 17 अक्टूबर को 1859 यानी 6:59 PM को गाजा के अल अहली हॉस्पिटल में एक बॉम्ब गिराया जाता है और ये वीडियो हॉस्पिटल के बाहर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लगभग 2 घंटे बाद 8:23 PM को इसराइली प्राइम मिनिस्टर के सोशल मीडिया एडवाइजर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमने हमास के बेस जो कि हॉस्पिटल में था उसे खत्म किया। जब ये न्यूज वायरल होती है कि हमास के बेस को खत्म किया गया तो काफी लोगों ने सेलिब्रेट किया। बट इसी के साथ हॉस्पिटल से वीडियोस आने लगे जहां 500 सिविलियंस मारे गए थे, ना कि हमास के लोग। जब लोगों की तरफ से इसराइल को बैकलैशेस आए, इसके बाद हनानिया ने वो ट्वीट डिलीट किया। इसराइली डिफेंस इस बम्बार्डमेंट से इनकार करती है और कहा कि हॉस्पिटल पर बॉम्ब गाजा के अंदर से ही आया। उन्होंने इस ट्वीट के साथ ये वीडियो भी पब्लिश की, बट जो फुटेज उन्होंने शेयर की थी वो 7:59 की थी, ना कि 6:59 की। उसके बाद उन्होंने ये वीडियो डिलीट किया और वीडियो को एडिट भी किया। कई लोगों ने कहा कि अल जजीरा का वीडियो इसका प्रूफ है, बट अल जजीरा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अल जजीरा ने खुद ट्वीट करके कहा वो ऑफिशियल नहीं है। बट फिर से सब इसराइल के साथ खड़े हुए क्योंकि यूएस उनके साथ है। इस बार जब यूनाइटेड नेशंस में इसराइल पैलेस्टीन पीसफुल बात होने वाली थी तो सिर्फ यूएस ने वीटो किया, यानी सिर्फ यूएस ने इनकार किया। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यूएस ने 34 टाइम्स वीटो किया है इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर। यूनाइटेड नेशंस जो कि क्लेम करता है कि वो रेसिज्म अपार्थाइड के खिलाफ है, बट क्यों नजरअंदाज करता है अपार्थाइड बाय इसराइल। इसराइल में फलस्तीनियों को नॉन सिटीजन्स बोला जाता है। उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। उनके लिए सेपरेट गाड़ियां होती है। जिस व्हीकल में इसराइली सिटीजन्स होते हैं उसमें फलस्तीनियों का होना अलाउड नहीं है। फलस्तीनी घर नहीं बना सकते क्योंकि उनके लिए लॉज काफी स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये चीजें सारे नजरअंदाज करते हैं।
इवन कि यूनाइटेड नेशंस खुद कह रहा है कि इसराइल फलस्तीन को ऑक्यूपाई कर रहा है, बट फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। क्यों यूनाइटेड नेशंस के अंदर नेतन्याहू ने एक ऐसा मैप पब्लिश किया जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक इसराइल के अंदर थे? क्यों यूनाइटेड नेशंस अलाउ कर रहा है कलेक्टिव पनिशमेंट्स को? अगर हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या उनकी गलती की सजा पूरे गाजा को देना सही है? इतना ही नहीं, 2021 में फलस्तीन में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने वाले थे। उस वक्त अमेरिका और यूएस ने उसे अपोज किया। was against our elections? Israel. Who was against our elections? The United States of America. The great क्यों? शायद इसलिए कि वो मिडल ईस्ट में टेंशन कायम रखना चाहते हैं, जिसकी बात हमने इस वीडियो में की है। इसे जरूर चेक कीजिए। इसराइल ऑफिशियल्स की तरफ से अब रिपोर्ट्स आ रही है कि अगर आप इसराइल के साथ नहीं है तो आप इसराइल के एनिमी है। यानी अब आप ना तो न्यूट्रल रह सकते हैं और ना ही प्रो पैलेस्टीन। जितने भी ज्यूज इस वक्त फलस्तीन के लिए बोल रहे हैं उन्हें भी गलत बताया जा रहा है। हाल ही में जब 2 वॉर प्रिजनर्स को हमास ने छोड़ा तो उन्होंने हमास के लिए कुछ अच्छी बातें बोली, बट उनके खिलाफ भी बोला गया और कहा गया कि ये औरतें ही झूठी है। वो कंट्रीज जो खुद को फ्री स्पीच का खुदा बता रही है, जब फलस्तीन के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए तो उन्हें जेल में डाला गया। इसराइल के खिलाफ कुछ बोलो तो आपकी जॉब भी खतरे में आ सकती है। क्या आपको वो मैगजीन याद है जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बनाए थे? तब पूरी दुनिया ने उन्हें सपोर्ट किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। एवन कि उन्होंने खुद कहा था कि वो कुछ भी बना सकते हैं, किसी का भी मजाक बना सकते हैं और हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसकी बात हमने इस वीडियो में भी की थी। जब इस बार उन्होंने इसराइल के खिलाफ कार्टून बनाया तो राइटर को ही सस्पेंड किया गया। ऑनलाइन यूजर्स को प्रो इसराइली वीडियो बनाने के पैसे दिए जाते हैं। $5,000 is what I was just offered to pledge my support to Israel. और जो प्रो पैलेस्टीनी वीडियो बना रहा है उसकी वीडियोस रेस्ट्रिक्ट हो रही है। 7 अक्टूबर के बाद कई शोज ने प्रो पैलेस्टीनी को अपने शोज में बुलाया, जो कि अच्छी बात है और हमें दोनों तरफों की बात सुननी चाहिए। बट उन्हें तब क्यों नहीं बुलाया गया जब फलस्तीनी मारे जाते थे? इससे दुनिया को ये मैसेज जाता है कि इसराइलीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन फलस्तीनीज, एंड दिस इज स्कैरी। क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस ने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला तो हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और हमले करेगी सिविलियंस पर, ताकि उनकी बात सुनी जाए। और ये सही नहीं है इनोसेंट लोगों के लिए, क्योंकि लोग कहीं के भी हो, लाइफ मैटर्स। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को एक प्रॉपर मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो फलस्तीनियों का भी सोचे। इन द एंड वॉर से किसी का फायदा नहीं होता। एक सवाल पूछिए खुद से, क्या सही है फलस्तीनी बच्चों के लिए? स्कूल में दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, कुछ सीखना, या फिर स्कूल में छुपना? हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।